हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम इस क्लास में जो आपका पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिकल वर्क होगा उसकी फर्स्ट यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, किस तरीके से आपको फाइल बनानी होगी और किस तरीके से लिखना होगा। जैसे कि आपको सबको पता है, जो आप फाइल बनाएंगे उसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है प्रीएम्बल और प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना के बारे में पहले आपको लिखना पड़ेगा। तो पहले आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी प्रस्तावना लिखी हुई है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। ठीक है, तो ये पूरी प्रस्तावना लिखी हुई है, तो इसको आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, फिर इसको लिखने के बाद जैसे कि आपको पता है 26 नवंबर 1949 को यहाँ पर जो लास्ट में डेट गिवन है आपकी, इसी डेट को क्या हुआ था, हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था। तो इसको लिखा हुआ है। फिर इससे आगे प्रस्तावना के बारे में थोड़ा सा बताया गया है पॉइंट में। प्रस्तावना संविधान के परिचय या भूमिका को कहते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना नेहरू, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जो उद्देश्य प्रस्ताव दिया था, ठीक है, उस पर आधारित थी। और जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उसमें इसमें 3 वर्ड इंक्लूड किए गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन 3 वर्ड को याद रखना आपके लिए ज़रूरी है कि आपको ये वर्ड लर्न हो, ये याद हो कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जब ये संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। ठीक है, तो उसकी प्रस्तावना में आपको इतना लिखना है। फिर इसके बाद आप कुछ वर्ड्स का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे हम भारत के लोग, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि भारत में क्या है, एक प्रजातांत्रिक देश है, मीन्स डेमोक्रेसी है। ठीक है, और भारत के लोग ही सर्वोच्च संप्रभु हैं, उन्हीं के पास सारी शक्ति है। तो भारतीय जनता को जो अधिकार मिले हैं वही संविधान का आधार है। अर्थात दूसरे शब्दों में भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। मतलब जितने भी राइट हैं, जितने भी डिसीजन हैं, वो किसको लेने हैं? भारत के लोगों को ही लेने हैं। तो हम भारत के लोग का मतलब क्या है? जितने भी लोग भारत से बिलोंग करते हैं। ठीक है, पूरी कंट्री के लोगों की बात आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज संप्रभुता। संप्रभुता का क्या मीन्स होता है? ये सब प्रस्तावना के वर्ड हैं, इनका आपको मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, और जब आप फाइल वगैरह बना रहे हैं तब भी इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं कि किस तरीके से कुछ वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, जैसे संप्रभुता, इसका मतलब क्या होता है? भारत किसी और कंट्री का गुलाम नहीं है। ठीक है, ना ही हम डोमिनियन है। डोमिनियन का मीन्स है हम किसी के गुलाम नहीं है, कोई हमारे ऊपर नहीं है। जो सारी शक्ति है वो किसके पास है? वो हमारे ही पास है। मीन्स हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। ओके, तो संप्रभुता का मीन्स क्या है? हम कंप्लीटली फ्री हैं, हमारे ऊपर किसी की भी बाउंडेशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन इज समाजवादी। समाजवादी का क्या मतलब होता है? तो समाजवादी शब्द का आशय यह है कि ऐसी संरचना जिसमें उत्पादन के मुख्य साधनों, मतलब जिससे प्रोड्यूस होते हैं, उसके जो मेन सोर्सेज हैं, जैसे पूंजी, जमीन, संपत्ति, इन पर सार्वजनिक स्वामित्व, जो पब्लिक राइट होता है, या नियंत्रण के साथ वितरण में समतुल्य सामंजस्य हो। डेफिनेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है। अगर हम इसको और आसान शब्दों में समझें तो समाजवादी क्या होता है? यहाँ पे मतलब जो पूंजी होती है, कैपिटल होती है ना, जो ज़मीन है, लैंड एरिया है, जो भी प्रॉपर्टी है, उस पर पब्लिकली राइट होना चाहिए, लोगों का शासन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष को हम धर्मनिरपेक्ष के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात कही गई है। ठीक है, जब आप प्रस्तावना देखोगे, प्रस्तावना में आपको धर्मनिरपेक्ष वर्ड नहीं मिलेगा क्योंकि इसे बाद में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अब ये किससे बिलोंग करता है? धार्मिक स्वतंत्रता से बिलोंग करता है, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स में कह दिया है कि हमें धार्मिक स्वतंत्रता का राइट मिला हुआ है। ठीक है, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, तो इसे ही हम पंथ निरपेक्ष कहते हैं। जो हमारा राज्य है, भारत है, वो किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करेगा। वो कैसा रहेगा? धर्मनिरपेक्ष रहेगा। उसकी नज़र में सारे धर्म क्या होंगे? इक्वल होंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका काफ़ी बड़ा मतलब होता है। देखें तो राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक, आर्थिक, मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, जितने भी लोकतंत्र होते हैं वो सब इसमें इंक्लूड हैं। ठीक है, इसका मतलब हम एक बड़े लेवल पे ले जाते हैं।
अब जैसे इंडिया में हमें बहुत सारे राइट्स मिले हुए हैं, जैसे वयस्क मताधिकार, जिसे एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। जो भी 18 ईयर्स कंप्लीट कर चुका है वो वोट दे सकता है, ठीक है। सभी दे सकते हैं जो भी 18 ईयर्स कंप्लीट कर लेंगे। किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखाया जाएगा, भेदभाव नहीं दिखाया जाएगा। सामाजिक चुनाव है, कानूनों की सर्वोच्चता है, मतलब कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, न्याय जो हमारे जजेस होते हैं वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के अपना न्याय सुना सकते हैं, ठीक है। भेदभाव का अभाव है, किसी भी तरह की पार्शियलिटी नहीं होगी। तो ये सब किस में इंक्लूड होता है? लोकतांत्रिक में इंक्लूड होता है, डेमोक्रेटिक में, ठीक है। हम पूरी तरह से क्या है? इंडिपेंडेंट है, ठीक है। हम किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, आज़ाद है। नेक्स्ट वन इज गणतंत्र, जिसे हम इन इंग्लिश रिपब्लिक के नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा रूलर होगा, मतलब जो हम पे शासन करेगा, वो वंशानुगत नहीं होगा। मीन्स वो वंश के आधार पर नहीं होगा। जैसे राजा है, उसके बाद उसका बेटा राजा बना है ना, फिर उसके बाद, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? जो हमारा राज्य या जो देश है, उसका जो लीडर होगा वो उसे हम लोग चुनेंगे, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उसको उस पोस्ट तक पहुंचाने का काम किसका है? वो हमारा है, वो हमारी मर्जी का होगा, ओके। नेक्स्ट वन है स्वतंत्रता, फ्रीडम। आप सबको उसका मतलब पता है, स्वतंत्रता क्या होता है? नागरिकों की स्वतंत्रता। मीन्स जो हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, हम कितने फ्री हैं, तो उसका मतलब नागरिकों की स्वतंत्रता से है, ओके। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कानून के समक्ष समानता तथा अवसर की समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब आपको उसके बारे में भी लिखना है। ये वैसे आपके एक फंडामेंटल राइट्स का ही टॉपिक है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। जो आपकी प्रस्तावना है उसको भी हम पहले ही थियोरेटिकल पोर्शन में कवर कर चुके हैं, ओके। अब इसमें क्या है? कानून के समक्ष समानता मीन्स कानून किसी भी तरह से किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। उसके आगे सब इक्वल हैं। ना वो आपसे कास्ट देखेगा कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, ना आपका धर्म देखेगा, है ना हाइट देखेगा। उसे किसी चीज़ से मतलब नहीं है। उसके आगे क्या हो? आप लोग इक्वल हो, ठीक है। वो सिर्फ क्या देखेगा कि किसकी गलती है और किसकी नहीं है। तो इसे ही कहा जाता है कानून के समक्ष समानता। मतलब कानून के आगे हम लोग क्या हैं? इक्वल हैं। वो हमसे किसी भी बेस पर पार्शियलिटी नहीं कर सकता, ओके। नेक्स्ट वन इज अवसर की समानता। अवसर की समानता क्या होता है? मतलब हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हमसे किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपको नहीं मिल रहा है मैटर तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ओके। अब इसी को आगे बताया गया है, जैसे नस्ल, लिंग, रंग, जाति, धर्म, विकलांगता, इन किसी की भी बेस पर हमारे साथ कोई भी पार्शियलिटी नहीं कर सकता, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है अभिव्यक्ति और असहमति, एक्सप्रेशन एंड डिसेंट। अब ये भी आपका एक फंडामेंटल राइट्स है। अभिव्यक्ति मीन्स आपको अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम है, आज़ादी है, ठीक है। आर्टिकल 19 में लिखा गया है कि हम अपनी विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ओके। जैसे यहाँ पर गिवन है, सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने और अपने व अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है। मीन्स हम अपने विचारों को तो प्रचार कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनके भी विचारों का प्रचार कर सकते हैं, मतलब उसको भी आगे बढ़ा सकते हैं अगर वो अच्छे हैं, ठीक है। अब इसी के अंतर्गत प्रेस और पत्रकारिता की भी स्वतंत्रता मिलती है, ठीक है। प्रेस जो आपके रिपोर्टर्स होते हैं उन्हें भी फ्रीडम इसी के अकॉर्डिंग मिलती है कि वो अपनी बात को आगे तक पहुंचा सकें, ओके। अब इसी को आगे देखेंगे हम। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो यहाँ के नागरिक हैं उन्हें ये परमिशन है कि वो शांतिपूर्ण ढंग से, मतलब पीसफुली इकट्ठे हो सकते हैं, ठीक है। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 91A अनुच्छेद 19A में क्या लिखा है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और 19A के B में हमें बगैर हथियार, मतलब विदाउट आप किसी भी हथियार का यूज़ ना करके शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठे हो सकते हो। लेकिन 19(2) में हमें प्रतिबंध भी लगाया गया है कि हम किसी भी गलत काम के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम शांतिपूर्ण इकट्ठे हो रहे हैं लेकिन जो हमारी प्लानिंग है वो कुछ अलग ही लेवल की है ना, हम कुछ गलत करना चाह रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट है विश्वास की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ बिलीफ।
अब ये भी धर्म की स्वतंत्रता में आ जाती है, हम किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, है ना। आर्टिकल 25 से 28 में बताया गया है धर्म की स्वतंत्रता के बारे में कि हम लोग फ्रीली किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, है ना। और ये मैटर किससे जुड़ा हुआ है? धर्मनिरपेक्षता से, क्योंकि जो हमारा देश है उसका कोई धर्म नहीं है, वो कैसा है? धर्मनिरपेक्ष है। उसके मतलब वो किसी धर्म का विरोध नहीं करेगा, उसके लिए सब धर्म कैसे हैं? इक्वल हैं, बराबर हैं। ओके। अब भारत का जो मूल संविधान है उसमें 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन। अब उसी की 1976 में ही उसी के अकॉर्डिंग धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता शब्द जब हमारा मूल संविधान है उसमें ये वर्ड नहीं था। ये कब जोड़ा गया है? 1976 में, जब 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, संविधान में संशोधन हुआ। संशोधन किसे कहते हैं हम? मतलब संविधान में किसी भी चीज़ को चेंज करना। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी व्यक्ति से धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ओके। नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 15 में गिवन है ये आपका। और प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म के अनुपालन की स्वतंत्रता, और उसमें पूजा अर्चना की व्यवस्था शामिल है। ये चीज़ आपकी आर्टिकल 25 में गिवन है। ओके। नेक्स्ट टॉपिक है साइबर क्राइम, साइबर अपराध। अब ये क्या होता है? ये इंटरनेट से जुड़ा हुआ मामला है। ओके। इंटरनेट के थ्रू कोई भी क्राइम हो रहा है उसे हम साइबर क्राइम कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है साइबर अपराध का अर्थ, तो कंप्यूटर अपराध के रूप में भी जाना जाता है इसे। ठीक है, जैसे धोखाधड़ी, बाल पोर्नोग्राफी, बौद्धिक संपदा की तस्करी, व्यक्तिगत जानकारी की चोरी, ये सब क्या है? साइबर क्राइम में आती हैं। कोई भी आपका पर्सनल डाटा चुराता है या उसमें कोई चेंज करता है आपकी परमिशन के बिना। ओके, तो वो सब क्या कहलाता है? साइबर क्राइम कहलाता है। और जो चीज़ें ये लोग करते हैं उन्हें साइबर क्रिमिनल्स कहा जाता है। ठीक है। अब देश और दुनिया में बहुत अलग अलग तरह के क्राइम होते हैं, उन्हीं में से साइबर अपराध भी एक है, जो कैसे होता है? फ़ोन, कंप्यूटर और लैपटॉप के माध्यम से होता है। ठीक है। कोई जो साइबर क्राइम करता है उसे क्या क्या चीज़ चाहिए? फ़ोन चाहिए या कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए। इन्हीं के थ्रू साइबर क्राइम होता है। और किसकी हेल्प से होता है? इंटरनेट की हेल्प से होता है। अगर इंटरनेट नहीं है तो साइबर क्राइम करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। इसी के आगे आप देखोगे, अब जो कंप्यूटर इंटरनेट का जो हम यूज़ करते हैं वो कंटिन्यूस बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है। उसके बिना हमारा जो डेली रूटीन देखेंगे तो वो नहीं सर्वाइव कर पाते हैं हम लोग, क्योंकि आजकल सबकी लाइफ में जो इंटरनेट है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो चुका है। ठीक है। अब कंप्यूटर इंटरनेट के क्षेत्र में लगातार डेवलपमेंट देखते हुए जो अपराधी है, क्रिमिनल्स भी हैं, वो भी क्या कर रहे हैं? वो भी एडवांस हो रहे हैं। वो कंप्यूटर, इंटरनेट, डिजिटल डिवाइसेस और वर्ल्ड वाइड वेब, इन सब का प्रयोग करते हैं। ठीक है। ऑनलाइन ठगी करते हैं, चोरी करते हैं। तो ये सब क्या कहलाता है? ये सब साइबर क्राइम के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। और जो इंसान ये सब करता है उसे क्या कहते हैं? हम हैकर कहते हैं। ओके। नेक्स्ट वन इज़ हैकिंग। हैकिंग क्या होता है? अब हैकिंग में भी वही सब आता है, साइबर क्राइम का ही एक पार्ट है। जब कोई किसी की पर्सनल जानकारी को उसकी परमिशन के बिना मॉडिफाई करे, उसमें चेंज करे, ठीक है, या फिर उसको नष्ट कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, तो वो क्या कहलाएगा? हैकिंग कहलाएगा। ठीक है। और जो ये चीज़ें करेगा उसे क्या कहेंगे? हम हैकर कहेंगे। अब कोई इंसान हैकिंग कर रहा है और प्रूफ हो गया कि इस इंसान ने हैकिंग करी है, तो उसके लिए सज़ा का भी प्रावधान है, उसको पनिशमेंट भी मिलेगी। अब IT एक्ट 2008 की धारा 43A और धारा 66 IPC की धारा 379 और 406 में ये बताया गया है क्या सज़ा मिलेगी? 3 वर्ष की कैद या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। ठीक है। ये सज़ा है अगर कोई इंसान हैकिंग करते हुए पकड़ा जाता है या कोई प्रूफ मिल जाता है कि हाँ इस इंसान ने हैकिंग करी है, तो उसके लिए ये सब बनाया गया है। ठीक है। तो इसी तरीके से आपको अपनी फाइल्स को बनाना होगा और जितने भी आगे टॉपिक है रिमेनिंग उनके बारे में भी इसी तरीके से लिखना होगा। ओके। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।